नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आपका जो 57 वीडियो की सीरीज चल रही है, इसके तहत ये 38वीं वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले हमने 37 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। ये वीडियो उन बंधु के लिए जिनको CHSL का एग्जाम देना है, CGL का मेंस देना है, MTS का एग्जाम देना है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट जैसे MP पुलिस देना है, UP पुलिस देना है, बिहार पुलिस देना है। जो भी एग्जाम, जहां भी GK GS नामक सवाल आते हैं, आपको जो है फायदा पहुंचाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सभी प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ होती है और इसकी PDF जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दी जाती है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पे जैसे ही आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे जानकारी मिल जाएगी। पहला प्रश्न जो है, सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सक्षम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया मई 2023 के अंदर? विथ द एम ऑफ प्रॉम्प्टिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट द सक्षम पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री इन मई 2023। तो भैया ये कौन है? 2023 मई में जो है सक्षम नामक पोर्टल जो है लॉन्च करा गया है। ये क्या करेगा? ये पोर्टल का क्या काम है? तो ये जो है उन्नत किस्म की जो है ज्ञान मतलब एडवांस ज्ञान प्रोवाइड कराने के लिए करा गया है, जो किस सेक्टर से संबंधित है? स्वास्थ्य सेक्टर से संबंधित है। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित पोर्टल है और ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है लागू करवाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जो किस मंत्री के या फिर किस आदमी के द्वारा जो है इसे इनॉग्रेशन करवाया गया था, है ना? तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश कृष्णा के द्वारा जो है इनका मतलब लॉन्च किया गया था, यानी पेश किया गया था इनको पहली बार। ठीक है। इनके अलावा श्रम शक्ति पोर्टल, ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है श्रम शक्ति पोर्टल। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, श्रम शक्ति, है ना? ये जो है आपका एक ई-श्रम है, एक ई-श्रम दूसरा पोर्टल है, ठीक है, और ये है श्रम शक्ति। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक ई-श्रम है और ये है श्रम शक्ति। तो जो श्रम शक्ति पोर्टल है, ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और वर्तमान में जो मुंडा साहब हैं, ये जनजातीय मामले के जो मंत्रालय हैं, इनके मंत्री हैं। इनके अलावा कोटा पोर्टल, ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, इनके द्वारा लॉन्च करी गई है। एक आपका डाटाबेस, ये कौन है भाई? NMIS डाटाबेस, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नडमा के द्वारा जो है आपका पेश किया गया है। तो ये सभी के सभी जो है न्यू आपका जो एप्लीकेशन है या फिर जो है आपका क्या बोल सकते हैं, इसका पोर्टल है। तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। इनके अलावा PP इंदिरा बोरा को 2020 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? Which award was given to PP इंदिरा बोरा in 2020? तो भैया PP इंदिरा बोरा को पद्म श्री 2020 ईस्वी में दिया गया है। अब ये PP इंदिरा बोरा जो है किससे संबंधित है? तो ये PP इंदिरा बोरा सतरिया नृत्य से के जो है प्रमुख नृत्यांगना है। और सतरिया नृत्य अपने आप में कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है, जिसके संचालक जो है कौन है? शंकर देव साहब हैं, है ना? सतरिया नृत्य जो है ये शैली के प्रमुख कलाकारों में और देख लेते हैं, जो आपके इजी वे में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मतलब आपके किताब वगैरह जो लुसेंट वगैरह है। मेरा एक ही मानना है कि जो आर्ट एंड कल्चर से आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको अगर इजी वे में लुसेंट में मिल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। अब ये अलग बात है कि बिस्मिल्लाह खान साहब आ रहे हैं, है ना, निखिल बनर्जी आ रहे हैं, तो इक्का दुक्का आ रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो आ रहे हैं जो उसमें नहीं छपा है, क्योंकि जनरल को पता चल गया है कि ये किताब जो है ये सबके पास होता है, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि है ना जो थोड़ा सा मशक्कत करने के बाद मिला हो। ठीक है भैया। तो यहाँ पे ऐसे ही कलाकार को रखूंगा सतरिया में, क्योंकि मैं इससे पहले आपको सरनेम से रिलेट करके बता चुके हैं कि जो आपका जो सरनेम रहेगा, जैसे आपका गोस्वामी सरनेम है, तो ये आपका कहाँ पे रहेगा? सतरिया का ही रहेगा, असम का ही रहेगा। इसके अलावा मैंने एक बताया था बरबयान सरनेम, ये भी सतरिया में ही है। तो यहाँ पे सरनेम से ही काफी अच्छा रहेगा आपको पहचानने के लिए, क्योंकि जनरली ऐसे सरनेम के जो कलाकार हैं ये दूसरे नृत्य से संबंधित बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है। फिर भी सतरिया नृत्य जो है ये आपका मनीराम दत्ता, मुख्तियार बरवियान, इंदिरा पी बोरा, प्रदीप चलिहा, धनकांता बोरा बरवियान, जतीन गोस्वामी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इन कैरेक्टरों में से। ठीक है। तो ये सब कुछ ध्यान रखेंगे सतरिया नृत्य के कैरेक्टर को। इनके अलावा सतरिया नृत्य जो है सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे लेटेस्ट है, बता दिया। कब इनको दर्जा दिया था? 2000 ईस्वी में। कौन देता है दर्जा? संगीत नाटक अकादमी। अभी कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8। हाफ शास्त्रीय नृत्य किसे कहा जाता है? छऊ को। और छऊ कितने जगह होता है?
तीन जगह है ना, आपका एक झारखंड में होता है, एक उड़ीसा में होता है और एक आपका पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये सब ध्यान थोड़ा बहुत रखेंगे। इनके अलावा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य किसे माना जाता है, तो भरतनाट्यम को। इसके अलावा क्षत्रिय नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य, जो क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन है, तो ये आपका वैष्णव संत श्री शंकर देव को माना जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि जो क्षत्रिय नृत्य है ये किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे भक्ति आंदोलन से संबंधित है। इनके अलावा 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले सोनल मानसिंह जो डांसर है ना, नर्तकी हैं, तो ये जो है ऐसे डांसर बनी जिनको पद्म विभूषण मिला कि जिनकी एज सबसे कम थी। ठीक है, तो सबसे कम एज में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली जो आपका डांसर बनी ये आपका सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह कौन सी डांस करती है, तो एक तो आपका भरतनाट्यम और एक ओडिसी, ये दोनों नृत्य कर लेती हैं। इनके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत और जापान के संयुक्त सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन के चौथे संस्करण का आयोजन मार्च 2023 में कहां किया गया है। देखिए जो आपका एक्सरसाइज है ना, यहां से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो जो काफी इंपोर्टेंसी रखती हो, खास करके जब इंडिया से बाहर गया हो तो और इंपोर्टेंसी बढ़ जाती है। तो ऐसे कुछ जो सैन्याभ्यास है उसे जरूर ध्यान रखें, खास करके एमटीएस के एग्जाम के लिहाज से जो आप आगे समय में देने वाले हैं या फिर सीजीएल के मेंस देने वाले हैं। तो ठीक है, तो भारत वेयर वाज द 4th एडिशन ऑफ धर्म गार्डियन अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान हेल्ड इन मार्च 2023। तो जो गार्डियन है, ये धर्म गार्डियन है, ये जापान के कैंप इमाजू में हुआ है। कहां पे हुआ है, जापान के अंदर हुआ है। अगर जगह का नाम पूछे तो कैंप इमाजू में हुआ है। ठीक है, भारत और जापान के नौसेना के बीच जिमेक्स भी होता है एक्सरसाइज का 7वां संस्करण का आयोजन जुलाई 2023 में विशाखापत्तनम में हुआ है। तो दोनों ध्यान रखेंगे। इससे पहले जो ऊपर में जो क्वेश्चन का शीर्षक है, ये हमारा जो गार्डियन धर्म है, धर्म गार्डियन, ये वाला शीर्षक है जो 2023 में ही हुआ है, लेकिन ये पहले हुआ है। ये कहां पे हुआ, जापान के अंदर हुआ है, इमाजू के अंदर हुआ है। एक और है जिमेक्स, इसका 7वां एडिशन का हुआ है, ये आपका जुलाई 2023 में विशाखापत्तनम में हुआ है, आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन में जो है गलती हो जाती है। अगर आपको जिमेक्स पता है विशाखापत्तनम में, ऊपर का पूछ देगा जापान, आप देखें मेरे मार देंगे आप, विशाखापत्तनम गलती हो जाएगी। तो अलग अलग, तो गार्जियन धर्म कहां पे, जापान के इमाजू में हुआ है, और आपका जिमेक्स दोनों मतलब देश सेम है, जापान का है, और ये कहां पे हुआ, इंडिया के विशाखापत्तनम में हुआ है। ठीक है, जिनमें जो आपका जिमेक्स है ना, ये नौसेना का जो है एक्सरसाइज है दोनों देशों के बीच। इसके अलावा एक सीमेक्स है, एक है सीमेक्स, आपने टाइमेक्स घड़ी देखा होगा, है ना, इसी प्रकार से एक है आपका सीमेक्स जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास है। ये अक्टूबर 2022 में आपका विशाखापत्तनम में हुआ था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये लेटेस्ट वाली है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। बोल्ड कुरुक्षेत्र है ना, बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये आपका 2023 में जोधपुर राजस्थान के अंदर जो मिलिट्री जो कैंप है वहां पे संपन्न कराया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एमएन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सबसे पहले एमएन होती क्या है, एमएन होती क्या है, एमएन होती जी आपका क्या होती है, मैग्नीज। क्या होती है, मैग्नीज, क्योंकि भाई मैग्नीज का सूत्र भी डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि भाई मैग्नीज का सूत्र बताओ। ऑप्शन में सब एम से स्टार्ट रहेगा और एक में जी भी डाल देगा, तो आप जी के पास चले जाते हो अगर आप पहले से नहीं देखे हो तो ध्यान रहे एमएन का सूत्र जो है एमएन होता है मैगजीन का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एमएन, तो एमएन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3d5 लिखेंगे। अब ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, इस पे मैं कल आपको एक वीडियो दूंगा, एक ऐसा 10 मिनट का शो लाऊंगा कि जिंदगी में आप जो है कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, ये गारंटी है हमारी। वो सिर्फ 10 मिनट आप अगर ठीक से सुन लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितने आपके एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है उतने में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले हैं, वो भी बिना इफर्ट किए हुए। एक ऐसा ट्रिक लाऊंगा कि ये 2 मिनट में मतलब आपको जो है समझ में आ जाएगी। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूं कि मैं कैसे लिखा हूं। जैसे कि आपने मैग्नीज का जो है आपका मैग्नीज तो फिर पढ़ने वाला हो जाएगा, मैग्नीज है ये, है ना। तो मैग्नीज आपका इसका परमाणु क्रमांक 25 होता है। ठीक है, अब 25 को हम कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2, इसके अलावा 3p6 है ना, s के बाद p आ, देखिए SPDF इस प्रकार से है ना। लेकिन आप यहाँ पे लास्ट में जो उल्टा है ना, इसीलिए समझाना चाह रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके अलावा हमने लिखा पहले 4s2 3d5 लिखा हमने। तो आप कहोगे कि भाई s पहले और s पहले, s के बाद p के बाद आपका d आना चाहिए, तो आप d के पहले फिर से s क्यों ले लिए, 4 वाला क्यों ले लिए पहले और 3 वाला बाद में क्यों लिखे हैं। तो ये थोड़ा सा एक नियम होती है और इसको टोटल को आप
गिनोगे ना तो 26 हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा आप नियम होता है, एक बार जरा ध्यान रखेंगे। एल प्लस एन का कंसेप्ट है। एल प्लस एन क्या कहता है हमारा, एन क्या होता है, कक्षा की संख्या, जहां पर के एल एम एन जो कक्षा होती है आपकी, इसे हम 1 मानते हैं, इसे 2, इसे 3 और 4, है ना, कल अच्छे से समझा दूंगा। एल बराबर क्या होता है, जो एसपीडीएफ है ना, इसे हम एल से डिनोट करते हैं, और एस का वैल्यू हो गया 0, पी का वैल्यू हो गया 1, है ना, एसपी डी का हो गया 2 और एफ का हो गया 3। ठीक है, तो हमने अभी देखना है कि 4s ज्यादा होता है कि 3d ज्यादा होता है। ठीक है, 4s ज्यादा होता है कि 3d ज्यादा होता है, और जो कम रहेगा वो पहले आएगा, जो कम रहेगा वो पहले आएगा। तो 4s का मतलब 4, n का मतलब जो कक्षा है वो तो वैल्यू है, तो 4 है, यहाँ पे n का वैल्यू जो पहला वो 4 है, तो 4 हो गया, और s का वैल्यू कितना भैया 0, तो 4 + 0, तो 4s का वैल्यू आया जी 4 ही आया, 4 + 0 4। और 3d का वैल्यू देख लेते हैं, तो 3 है कक्षा, और d का वैल्यू कितना भाई, d का वैल्यू है 2, तो 2 जोड़े तो कितना हो गया 5, तो 3d का मान कितना आ गया 5, 4s का मान कितना आ गया 4, इसीलिए 4s पहले आया है, क्योंकि आरोही क्रम में फिल होता है। ठीक है, आरोही क्रम में बढ़ता है, तो इसलिए जो 4s वाला पोर्शन है ना, ये पहले आ गया और d वाला बाद में आया है। समझ गए होंगे आशा करते हैं। जो नहीं समझे हैं बच्चे, जो आर्ट सेक्शन से पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, उसके लिए कल मैं इसी वीडियो को 10 मिनट खींच के ले जाऊंगा, और आपको जो है एक बढ़िया फिगर वे में समझाऊंगा, ताकि आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। साथ में हम 1 से लेकर 20 तक, 25 तक, 30 तक सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25 होता है। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25 होता है। मैग्नीज की जो उत्पादन है भारत में, ये सबसे अधिक कहां होता है, कोरापुट के समीप उड़ीसा में होता है। कोरापुट के समीप उड़ीसा के अंदर होता है। उड़ीसा के अंदर आपका बादाम पहाड़ी भी है, बादाम पहाड़ी, वहां पे बादाम नहीं मिलता है, यहाँ पे लौह अयस्क मिलते हैं। क्या मिलते हैं, आयरन ओर मिलते हैं, लौह अयस्क मिलते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक आपने कद्रमुख का नाम सुना होगा, कद्रमुख आपका कहां पे है जी, कर्नाटक में। यहाँ पे क्या मिलता है, लौह अयस्क यहाँ पे भी मिलता है, आयरन ओर जो है यहाँ पर भी मिलता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपने जादूगोरा का नाम सुना होगा। जादूगोरा ये कहां पे है, झारखंड के अंदर। इसमें क्या मिलेगा आपको, यूरेनियम मिलेगा। इसके अलावा आपने पन्ना, पन्ना कहां पे, एमपी में। हीरा मिलेगा, है ना, जाना कभी 1-8 किलो हीरा मिल जाए, काम खत्म, फिर पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है भैया, पन्ना। इसके अलावा आपने मध्य प्रदेश के जो मलाजखंड है, वहां पे आपको जो है तांबा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तांबा मिल जाएगा। राजस्थान के खेतरी है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तांबा मिल जाएगा। राजस्थान में क्या है, देगाना है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टंगस्टन मिल जाएगा। कर्नाटक में क्या है, कोलार है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा। तो ये सब जो है कुछ हमारे इंडिया में है ना, जो खाने वगैरह हैं। झरिया में कभी जाइएगा, झरिया में कोयला मिल जाएगा, कोयला। झरिया में क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। बिहार में चले जाओगे, शीशा का उत्पादन मिलेगा, पटसन का उद्योग मिलेगा। पश्चिम बंगाल में जाओगे तो पटसन का उद्योग मिलेगा, है ना। तो जिसकी जैसी कैपेसिटी जैसी होती है, मतलब वातावरण माहौल क्रिएट होता है, वैसा चीज का उद्योग जो है आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत जानकारी जरूर रखिएगा, ठीक है भैया, काम आ जाती है। इसके अलावा अगर बात करें कि दुनिया में वर्तमान में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन कौन करता है, तो भाई 2022 के डाटा के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा मैग्नीज जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में होता है, और भारत का इस पोजीशन में चौथा स्थान है। चाइना जो है इस पोजीशन पे चौथा स्थान पे है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और आजकल में बदल गया होगा तो थोड़ा अलग बात हो गई। ये 2022 के डाटा के अनुसार मैं आपको समझा रहा हूं। इसके अलावा अगला हमारा G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक फरवरी 2023 में कहां संपन्न हुई। ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि G20 के अलग अलग पेज होते हैं। आपने खाली डायरेक्ट पूछे कि G20 का बैठक 2022 में कहां हुआ, तब तो आपका आंसर इंडिया है, तब तो आपका आंसर इंडिया है। लेकिन जब पेच लगा के पूछे कि भाई फलना मंत्री की बैठक, फलना टॉपिक पे बैठक कहां पे हुआ, तो भाई अलग अलग शहर में इंडिया में हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कौन सी कुल लगा के पूछ रहा है आपसे, G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता, जो आपका पर्यावरण और जलवायु स्थिरता के मामले हैं, कार्य समूह की पहली बैठक फरवरी 2023 में कहां पर संपन्न हुई। वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप हेल्ड इन फरवरी 2023। तो भैया ये कहां पे हुआ है, बेंगलोर कर्नाटक में। और G20 के अंतर्गत इस प्रकार के बैठक के लिए प्रथम बार ही व्यवस्था की गई है। लिखा गया है ना कि पहली बैठक इस प्रकार की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम के हेतु। ठीक है, तो ये जो है आपका कहां पे हुआ है, बेंगलुरु के अंदर हुआ है। अब इस प्रकार के कुल लगा के कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यहां पे देख लीजिए, G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक ये कहां पे हुआ है, 2023 में पूना के अंदर हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक है ना, ये 2023 में कहां पे हुआ है,
जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पे हुआ है? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इसे याद रखने के लिए आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि पता है कि टूरिज्म जो है बढ़िया फैसिलिटी जो मुहैया कराता है टूरिज्मों को, ये जम्मू कश्मीर है, और अच्छे अच्छे चीज देखने वाले नेचुरल साइट वगैरह है ना, तो टूरिज्म के लिए जम्मू कश्मीर। तो इसीलिए जो है वैष्णो देवी के दर्शन करना सबकी एक बार लालसा होती है ना, तो मैं जम्मू कश्मीर को जो है ऐसे ही याद रख लूंगा टूरिज्म के लिए, ठीक है। इसके अलावा G20 के आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक 2023 में कहां पे? बनारस में। आपको याद होगा कि SCO का प्रथम जो है सांस्कृतिक धरोहर वाली राजधानी जो है ये आपका कौन सा है? तो आपका SCO के कौन है? बनारसी है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, SCO की प्रथम जो है आपका धार्मिक कहिए या फिर जो भी राजधानी कहिए, तो ये आपका बनारस को ही मनाया गया था। SCO है ना, संघाई वाला, जिसकी मुख्यालय आपके चीन में है। इनके अलावा G20 के शेरपा की पहली बैठक जो 2022 में हुआ है, ये आपका उदयपुर में हुआ है, ये पिछले साल की बात है ना, शेरपा की बैठक है ना, तो ये कहां पे हुआ है? उदयपुर में। उदयपुर की स्थापना भी पूछते हैं तो सीधे उदय सिंह है ना। इनके अलावा G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक है ना, मार्च 2023 में नई दिल्ली में हुआ है, और ये क्वेश्चन आपके इससे पहले जो एग्जाम हुआ क्या हुआ भाई? CGL में पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन CGL में आया था। इनके अलावा G20 विकासशील देशों का समूह है, और 2000 में इसकी बैठक कहां पे हुई थी? तो इटली में। 2022 में कहां हुआ था? तो इंडोनेशिया के अंदर। 2023 में कहां हो रहा है? तो इंडिया के अंदर। तो ठीक है, तो ये ट्रिपल I आप जरूर ध्यान रखेंगे, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, ठीक है। 21, 22, 23। इसके अलावा जो आपका ये इंडोनेशिया के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। इंडोनेशिया क्या है? इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम कंट्री है आपका इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया को द्वीपों का समूह वाला देश कहा जाता है। ये दुनिया में सबसे अधिक द्वीप समूह जो है आपके इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। कई सारे ऐसे द्वीप हैं जिसका अभी तक पता ही नहीं चला है, गिनती में ही नहीं है, लेकिन है, ठीक है। तो ये सबसे बड़े द्वीप समूह है, सबसे बड़े मुस्लिम देश है इंडोनेशिया। हमारे अगर नक्शा के लिहाज से देखे तो यहाँ पे आपको इंडोनेशिया मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे इंडोनेशिया मिलेगा। इसके ऊपर आपका बर्मा वगैरह मिल जाएगा, थाईलैंड वगैरह मिलेगा, ठीक है। इसके नीचे आपको इंडोनेशिया है। इनके अलावा जंग तालम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जंग तालम फोक डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? तो भैया मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम से जो है जंग तालम संबंधित है। इसके अलावा चेराव या इसे ही बांस या बंबू डांस कहते हैं, ये आपका भी मिजोरम से है। इसके अलावा ख्वालम, ये भी मिजोरम से है। चाम ये को छम अलग है, देखिए वो छम डांस है। छम डांस आपका हिमाचल प्रदेश और जो भी उसके एरिया है आजू बाजू है वहां पे होती है छम डांस। ये जो है भूत ऊत को भगाने वाला डांस है, ठीक है। और ये है आपका चाम है ना, तो चाम जो है ये 4 चपारकूट त्योहार होता है, इसके अवसर पे आपका किया जाता है, जो कहाँ का है? मिजोरम का है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा याओसांग, ये मणिपुरिया होली है, इसी के अवसर पर थवल चोंगवा नृत्य होता है। इसके अलावा थांगटा, ये मणिपुरिया मार्शल आर्ट है, तो है ना, मणिपुर का मार्शल आर्ट है, तो ये कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर। बाद में आधुनिक फेस्टिवल मणिपुर के अंदर बात करेंगे तो कचई लेमन फेस्टिवल। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं दोस्तों, ड्यूटी निकलना है। इसके अलावा लाहो बंगला, ये दोनों महोत्सव जो है, ये नोंगक्रेम त्योहार जो है, ये कहां का है? तो ये मेघालय के हैं। ये कहां पे है? मेघालय के हैं। दोस्तों जिस दिन आपको मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाऊं प्रैक्टिस सेट का, तो ये बुरा मत मानना दोस्तों। एक आध दिन जो है कुछ ऐसे मजबूरी क्रिएट हो जाती है कि शरीर जवाब नहीं मतलब बोलता है कि आराम कर ले थोड़ा, और मैं सो जाता हूं नाइट ड्यूटी करके, तो नहीं बना पाता हूं। तो उस दिन समझिएगा कि आज प्रॉब्लम में है ना भैया। ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपनी मजाक करता हूं, मैं भी चाहता हूं कि जल्दी जो 57 है वीडियो वो आपको फटाक से प्रोवाइड करा दूं, ताकि जो बच्चे आगे आशा लगाए बैठे हैं मेंस वगैरह के लिए, तो उनके लिए भी कुछ जो है अलग से लाऊं, ठीक है भैया। मुझे खुद ही भारी लग रहा है, तो मैं भी चाहता हूं कि जल्दी करूं, लेकिन क्या करूं, समय साथ नहीं दे रहा है ना। कभी कभी काम ज्यादा हो जाती है, थक जाता हूं, आके सो जाता हूं, है ना भाई। तो इसके अलावा जो आपका नागालैंड है, नागालैंड में कौन कौन सा त्योहार मिलेगा आपको? सुआलुला, सेकरेनी महोत्सव, अंगामी जनजाति का ये सेकरेनी महोत्सव। आपने सरहुल त्योहार का नाम सुना होगा, ये भी आपका कहां पे होता है? झारखंड के अंदर। और ये काफी इंपोर्टेंट त्योहार है झारखंड का सरहुल, इसे हल्के में न लेना, क्योंकि सरहुल का फूल भी होता है। तो सरहुल जो है ये झारखंड का त्योहार है, ये इसे हल्का में न लेने की कोशिश कीजिएगा, काफी महंगा त्योहार है ये। इनके अलावा झारखंड में एक रोहिणी त्योहार है, अच्छे जो है समझ में नहीं आती। रोहिणी त्योहार जो है जब फसलों की बुआई होती है तो अच्छे उर्वरा की कामना से जो है फसलों की बुआई के समय मनाया जाता है आपके झारखंड के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलिए झारखंड से आ जाते हैं फिर से नागालैंड में। नागालैंड में जो है तितली नृत्य होती है, और सबसे बड़ी त्योहार नागालैंड की हॉर्नबिल त्योहार पहली बार कब मनाया गया? 2000 ईस्वी में मनाया गया। ये भी पूछ दिया था आपके सीजीएल में कि पहली बार कब मनाया गया। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है हॉर्नबिल, चूंकि हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड का जो है राजकीय पक्षी भी है। हॉर्नबिल क्या है? नागालैंड का राजकीय पक्षी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। आर्टिकल वाले वीडियो सभी को देखना है, जो नहीं देखेंगे अपना खुद घाटा करेंगे, है ना। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देना है ना। जून 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के
विशेष निदेशक, देखिए स्पेशल डायरेक्टर के रूप में जो है पोस्ट क्रिएट करके वहां पे जो है ना बैठाए गए हैं। तो लाइक आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल जैसे सेना में आप सीडीएस को जानते हैं तो वैसे ही आप सीबीआई के लिए इसे समझ लीजिए, क्योंकि स्पेशल टाइप का जो है, क्योंकि अपने सेना में भी थल सेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख है ही, इसके अलावा भी सीडीएस का पोस्ट है भाई, है ना। तो ऐसे ही इनके अंदर भी प्रमुख तो है ही जो सूद साहब है, लेकिन इसके अलावा भी विशेष निदेशक के रूप में आपका जो है अभी अभी चुनाव हुआ है 2023 जून के अंदर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इन जून 2023। तो ये अजय भटनागर साहब को डिप्यूट किया गया है। सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है, जो पोस्ट पे होते हुए भी जो किया गया तो स्पेशल हो गया ये, और जो परमानेंट वाला है सीबीआई के वर्तमान निदेशक ये कौन है, परवीन सूद साहब है। इनके अलावा परवीन सूद साहब इससे पहले जो है कर्नाटक राज्य में जो है आपके आईएएस अधिकारी हैं। इनके अलावा सीबीआई की स्थापना ये 1963 ईस्वी में हुआ था। हेडक्वार्टर कहां पे है, दिल्ली के अंदर है। सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हमारे देश के पहले गृह मंत्री कौन थे, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो बात अच्छी रहेगी। इसके अलावा 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, हु साइंड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ महाराजा रंजीत सेन इन 1809। तो भाई 1809 में जो मतलब अमृतसर के संधि पे महाराजा रंजीत सिंह के साथ जो साइन किए थे, तो आपको पता है कि एक तरफ अंग्रेज एक तरफ रंजीत सिंह साहब थे, है ना। तो अंग्रेजी को किया होगा तो चार्ल्स मेटकॉफ किए थे। कौन किए थे, चार्ल्स मेटकॉफ किए थे। देखिए दोस्तों, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अब जब प्रेस की बात आएगी तभी आपको वर्नाक्युलर एक्ट याद कर लेना है। लिंकिंग विधि से, आपको लिंकिंग विधि से पढ़ना है, जैसे मैं रिलेट करके पढ़ाता हूं वैसे ही पढ़ना है आपको भी। ये वर्नाक्युलर एक्ट कब आया था, तो ये आप कहोगे जी ये आपका 1878 ईस्वी में आया था, है ना। किसके समय आया था, लीटन के समय आया था। किसके, लीटन, लिट्टी चोखा वाला लीटन, ठीक है। और ये खत्म कब हुआ था, रिपन के समय। रिपन कौन सा, रिबन वाला रिपन, ठीक है। तो ये लिट्टी जब लिटन के समय जो है आया था और रिपन के समय खत्म हुआ था। रिपन को कैसे आप याद रखते हैं, क्योंकि काफी सारे अच्छे काम भी किए हैं रिपन। एक तो वर्नाकुलर एक्ट खत्म कर दिया। इनके अलावा जो है आपका ये जनगणना हुआ था हमारा 1881 लगातार 10 वर्षों पे, तो ये भी रिपन के समय ही हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो एक इलवर्ट बिल है, इस पर भी मैंने आपको बताया था कि इनको भी ध्यान रखना है। पिट्स इंडिया एक्ट को ध्यान रखना है ना। तो ये सब जो है कुछ बातें जो आपके एग्जाम में बात को बनाती है। इसके अलावा 1765 है ना, इलाहाबाद की संधि अंग्रेज के साथ कौन सिग्नेचर किए थे, तो भाई एक तो हमारे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय साहब थे, है ना। शाह आलम सेकेंड, है ना, मुगल की तरफ से, और दूसरी तरफ से आपका अंग्रेज कौन, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा के बीच कौन सी संधि हुई थी, सगौली की संधि। कब हुई थी, 1816 में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, 1816 में। भैया इंडिया से तो लड़ ही रहे थे दुनिया भर के, नेपालों में नहीं छोड़ा ये। इनके अलावा पुरंदर की संधि राजा जयसिंह, अच्छा ये जो गोरखा है ना, गोरखा हमारे यहाँ भी होता है भाई, जरूरी नहीं खाली नेपाल में होता है। इनके अलावा पुरंदर की संधि जो है ये राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। शिवाजी प्रथम लिखना जरूरी है, क्योंकि सॉरी जयसिंह प्रथम लिखना जरूरी है ना, नहीं तो क्योंकि और भी जयसिंह सेकंड लगा देंगे, थर्ड लगा देंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। उसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान तृतीय लिखना जरूरी है। जब भी आप तराइन के युद्ध की बात करो 1191 और 1192 वाला, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जरूर बोला कीजिए, अपने आदत में डालिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। एग्जामिनर जो है पृथ्वीराज 2 भी दे देता है ऑप्शन, ठीक है। और कई बार मैंने इस चीज को खुद ही देखा एग्जाम के अंदर। इसके अलावा 1665 में आपका हो गया पुरंदर की संधि। एक और पुरंदर की संधि होती है 1776 में, बाद में नाना फडणवीस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो पुरंदर की संधि दुग्गो हुआ है। इनके अलावा किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है। सबसे पहले जैविक शब्द जो है ये कहां से आया हुआ है, तो आप जीव से आया हुआ है जी, जीव से जैविक शब्द, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि जिसमें जीव जंतु के अवशेष होता है उसी चीज को जैविक कह सकते हैं आप, है ना। या फिर जो जीव जंतु के अवशेष से कोई चीज निर्मित होता है तो आप बोल देते हो जैविक, है ना भैया। तो यहाँ पे जब जैविक अवसादी चट्टान किसे माना जाता है, व्हाट टाइप ऑफ रॉक कैन बी कंसीडर्ड एन ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है ये चूना पत्थर हो जाएंगे। मैंने आपको 3 सीट दिया था। आज ये तो पेड वाली वीडियो है, मतलब पीडीएफ है। मैंने फ्री वाले में भी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट से जो चीज दिया, जो बच्चे ने अच्छे से चीज दिया और सुना, देखा, उस पर काम किया, उसको फायदा जो है उनको मिल गया होगा और मिलता ही होगा। बहुत सारे क्रेडिट भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब क्रेडिट नहीं देते हैं, देते हैं क्रेडिट, देने वाले
है ना, जिनको फायदा हुआ तो देते ही देते हैं, है ना भैया। तो चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, ये सेडिमेंट्री रॉक में आ जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, CaCO3 होता है। कुछ ऐसे चीज है जिसकी आपके जो है अंत में लगा दोगे ना तो वही चीज आपको तत्व के साथ बोल देना है, अगर आपको समझ में नहीं आता है रासायनिक नाम कैसे होती है ना। जैसे CO3 रहेगा तो कार्बोनेट बोल देना है ना। O2 रहेगा तो डाइऑक्साइड बोल देना है, OH रहेगा तो हाइड्रोक्साइड बोल देना, जैसे NaOH लिख दिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इस प्रकार से कोई चीज है जो आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे चीजें जैसे इसमें आप पिरो सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे चीजों का सूत्र बता रखा हूं। अब जो चीज बता रखा हूं चूंकि ये पेड PDF है इसलिए रिवीजन मतलब दोहराता नहीं हूं, जनरली मौखिक रूप से दोहरा दूं जरूर, लेकिन इसमें जो है लिखूंगा नहीं, है ना, क्योंकि भाई एक ही चीज दो बार लिखना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रिंट कराते हैं भैया। भारत के सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्खनन ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में होती है, जिसमें आपका राजस्थान अभी भी जो है टॉप के पास है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रॉक के उदाहरण है, फिर से दर्शन कर लीजिए। ये सभी के सभी नहीं पढ़ना है, मैं पहले भी आपको बताऊं कि कितना ही पढ़ना है। एक आपका देखिए जो अभी आया था आपका चूना पत्थर आया था सेडिमेंट्री रॉक में, तो ये सब ध्यान रखना है। ये देखिए बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, है ना, सिलस्टोन, सेल और आपका ये कॉन्ग्लोमेरेट, इतना आपको ये जरूर पढ़ना है। इसके अलावा बेसाल्ट चट्टान तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा कहाँ गया भाई, एक कहाँ गया बेसाल्ट चट्टान है, एक आपका ग्रेनाइट है, बसान चट्टान है, ग्रेनाइट है। इसमें से आपने दो भी पढ़ा तो चल जाएगा, इसमें से आपने दो भी पढ़ा तो चल जाएगा, क्योंकि यही दो आता है कि भाई बेसाल्ट चट्टान क्या है और आपका एक पूछता है कि ग्रेनाइट क्या है, तो आप बता दोगे इग्नियस रॉक है। क्या है? इग्नियस रॉक है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं मेटामॉर्फिक चट्टान में, तो मेटामॉर्फिक चट्टान में क्या हो जाता है, मार्बल हो जाता है, मार्बल हो जाता है आपका मेटामॉर्फिक चट्टान में। इसके अलावा आपका एक स्लेट पूछता है, मार्बल पूछता है, और एक आपका और क्या पूछता है, एक सेकंड और कुछ भी नहीं पूछता है, ठीक है। यही दोनों पूछता है आज तक एग्जाम के अंदर, तो ठीक है। तो जितने ही 5-6 पे लगाया ना उतना ही पे आप भी ध्यान रखिएगा, इतने से काम चल जाएगा, है ना भैया। इसके अलावा कृष्णदेव राय के शासन अवधि के दौरान दिल्ली सल्तनत पर किस शासक का शासन था? व्हिच रूलर द दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्ण देवा राय? तो जो भाई शासक था ये सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी दोनों कंबाइंड रूप से शासन किए जब आपका कृष्णदेव राय जो सत्ता में आए थे, ठीक है। कृष्णदेव राय सत्ता में जब आए थे तो दो शासकों का जो है इन्होंने कार्यकाल को देखा है, तब तक वो विजयनगर पे अकेले राज किए थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप समझ जाएंगे। सिकंदर लोदी, इसका ओरिजिनल नाम क्या था? निजाम खान। सल्तनत के बहुत सारे शासक जो है अपनी अपनी ओरिजिनल नाम छोड़ छोड़ के अलग अलग नाम से राजा बने थे, जैसे जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक, निजाम खान, सिकंदर लोदी, है ना, खिज्र खां, है ना। इसके अलावा खिज्र खां हो गया। इसके अलावा आपका चलिए और जब याद आएगा तो अच्छा ये बलबन उल्लुग खां, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे चीजें जो अपनी अपनी नाम को जो है साइड में रख के अलग नाम से बने थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा 1489 से 1517 तक सिकंदर लोदी ने शासन किया था, ठीक है। कृष्णदेव राय की शासन अवधि को मैच करेंगे तो 1509 से 1529 तक, ठीक है। तो एक तो ये सिकंदर लोदी के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई। तो अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि भाई जब जब कृष्णदेव राय की शासन थी तो उस जब आपका सल्तनत पे किसकी शासक था जब कृष्णदेव राय ने चार्ज लिया, तो आपका सिकंदर लोदी हो जाएगा। हालांकि ये दो शासकों का कार्यकाल देखा, सिकंदर लोदी का भी देखा और इब्राहिम लोदी का भी देखा, जो अंतिम शासक है आपका सल्तनत का, क्योंकि कृष्णदेव राय साहब 1529 तक रहे, जबकि सल्तनत की जो है खेला 1526 में पानीपत के प्रथम लड़ाई में ही खत्म हो गया। कौन किया खत्म? बाबर ने किया था खत्म। बाबर ने फिर क्या किया? मुगल वंश की स्थापना किया, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत पे 1296 से 1316 तक राज किए थे। देखिए इन लोगों का ईस्वी भी डायरेक्ट पूछा जाता है, इसीलिए लिखा हूं, है ना। कोई भी बात हवा में नहीं बोलते तो आप भी समझते हैं भैया। तो ये 1296 से 1316 तक जो है ये राज किए थे अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली, अस्थायी सेना, 1000 खंबा महल, सीरी का किला, ये सभी दक्षिण विजय के लिए मलुक काफूर को भेजना, ये सभी के सभी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। स्वयं को क्या कहलाता था? अपने आप को कहता था, कोई नहीं कहता था लेकिन खुदे कह लेता था, सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी खुदे कहता था कि मैं तो सिकंदर हूं, है ना भैया। इसके अलावा विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुग्गा जो संगम वंश के शासक थे, दोनों साहसी भाई थे, इनके द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य पे कितने वंशों ने शासन किया? तो 4 वंशों ने शासन किया, तुलुब, सुलुब, इसके अलावा अरबदु और संगम। तो ये चारों वंश को जो जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा विजयनगर का पतन जो है तालीकोटा युद्ध के फलस्वरूप हुआ था। इसके अलावा बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया
किए जाएंगे एज पर बजट 2023। 24 हाउ मेनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल, है ना, सेंटर्स विल बी सेट अप इन डिफरेंट स्टेट टू स्किल द यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो इस प्रकार के जो है 30 सेंटर को जो है बजट में लॉन्च की जाने की बात कही गई है। बजट 2023-2024 ये अमृत काल की प्रथम बजट है। ठीक है, देखिए एसएससी जब बहुत ज्यादा जल्दी में हो तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं जो आपको जो है बिना किसी मशक्कत का नंबर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी ये 2023 के अंदर जो स्वतंत्र दिवस अभी होगा 15 अगस्त को, तो ये कैमा होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। जैसा भी पूछा था कि भाई 2023 में जो गणतंत्र दिवस हुआ कैमा हुआ, 74वां हुआ। तो ये सब जो है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन हार्ड ही आता है। क्वेश्चन हार्ड जो है 10 के बाद 10 क्वेश्चन तो जनरली सब लगभग बना लेंगे जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत मतलब ध्यान से तैयारी करते हैं। इसके आगे जो है मशक्कत है, तो ये मशक्कत को दूर करने के लिए, है ना, तो अभी से ही आपको लगना होगा। तो जो बच्चे सिर्फ पीडीएफ लेके पीडीएफ ही पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि बहुत सारे चीजों से वो वंचित रह जाता है मेरे ख्याल से, और मेरे मेहनत का वो पूरा जो है वैल्यू शायद नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये चीज बाद में पता चलता है भाई। तो इसीलिए जो है ये पीडीएफ लिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप वीडियो जरूर देखा कीजिए, क्योंकि जो मैं मौखिक रूप से जो मैं बताऊंगा वो एक बात अलग हो जाती है, क्योंकि चीजों को रिलेट कर देता हूं ताकि आपको याद भी हो जाता है। अन्यथा याद होने में भी आपको जो है, क्योंकि एक ही चीज से तो पढ़ने से तो नौकरी होती नहीं भाई, सब चीज पढ़ना पड़ता है, सब चीज बैलेंस करना पड़ता है ना। तो इसीलिए मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगा कि वीडियो भी जरूर देखा कीजिए, फायदा करेगा जी, फायदा, कोई घाटा नहीं है, घाटा की सौदा मैं करता ही नहीं है। अगर आपने मेरे पास आधा घंटा खर्च किया है तो यकीन मानिए कहीं और की जगह से 4 घंटे की नॉलेज यहाँ पे मैं आपको दूंगा, और आप ये चीज फील भी कर रहे होंगे। ठीक है भैया। इसके अलावा इस बजट में 7 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई, जिसे सप्तर्षि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तर्षि कहा जाता है। मैं सप्तर्षि का फोटो भी दिखाऊंगा। आगामी 3 साल में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस की जो है आपका टारगेट रखा गया है। मुझे नहीं लगता है कि टारगेट शायद पूरा हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में जब भी कोई योजना, कोई भी नियम जब बनती है तो उसकी डेट जो है बढ़ती ही बढ़ती है। तो इसकी भी डेट बढ़ेगी मेरे ख्याल में, क्योंकि आज तक कोई भी योजना अगर 22 तक लक्ष्य रखा है तो वो 26 तक हो गया है ना। तो भाई ये भी होगा, लेकिन फिलहाल जो लक्ष्य रखा गया है आपको ध्यान देना है कि 400 वंदे भारत एक्सप्रेस आगामी 3 साल में बनाए जाने की बात करी गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। इसे ट्रेन 18 भी कहते हैं और बिना इंजन के ट्रेन भी कहते हैं। पहला वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया गया था। अभी 28वां वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाएंगे। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस की जो है अब कलर भी बदल दी गई है। अब जो है यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा। ये ऐसा इसलिए क्यों किया गया है कि भाई जो वंदे भारत एक्सप्रेस है लगभग फुल्ली व्हाइट है ना। तो ये गंदा काफी ज्यादा होते थे, जिसमें सफाई की काफी सारे कॉस्ट आ रहे हैं, है ना। तो ये जो है आपका अब जो है थोड़ा सा कलर इनका जो है चंपाई कलर कर दिया गया है। जैसे आपने अभी मैं जैसे लिख रहा हूं ना, ऐसा नहीं है, जैसे ये आपका टैब दिख रहा होगा वैसे ऐसे कलर कर दिया गया है। ठीक है, आएगा तो आप खुद ही देख लेंगे। इसके अलावा बजट कौन पेश करते हैं? तो सामान्यतः जो है वित्त मंत्री पेश करते हैं। और बजट की जो आर्टिकल है 112 है, जहां पे इसे वित्तीय वार्षिक विवरण के नाम से संबोधित करके लिखा गया है। ये हमारा जो है ये 7 अमृत काल में जो आपका सप्तर्षि है, इनको जरा दर्शन कर लेते हैं। तो ये समावेशी विकास है, अंतिम छोर तक पहुंचना है, युवा शक्ति है, वित्तीय क्षेत्र है, हरित विकास है, क्षमता उभरना है, संरचना और निवेश है। ये समावेशी विकास का जो है आपका अमृत काल के प्रथम बजट का जो है सप्तर्षि है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो ऑटुक है ना, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना। तो भाई ये कौन थे? लाला लाजपत राय। ये वाला संस्था बनाया ही क्यों गया था? तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वहां पे अपनी भागीदारी के लिए ये संस्था को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1920 ईस्वी में। इसके संस्थापकों में कौन शामिल थे? एम.एन. राय शामिल थे। एम.एन. राय भारतीय संविधान में काफी ज्यादा योगदान दिए एम.एन. राय साहब। तो ऑटिक में संस्थापक में ये भी शामिल थे 1920 में आपका एम.एन. राय साहब। इस बैठक की प्रथम अध्यक्षता कौन संभाले थे? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कौन थे भाई? तो ये साइमन कमीशन में लाठी चार्ज के शिकार होने के बाद जो है शहीद हुए थे। जो क्वेश्चन आपका कल पूछा गया था, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है ये आपका गरम दल के नेता थे। अब ये गरम दल वाला शब्द कहां से आ रहा है? तो कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन से आ रहा है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष कर रहे थे। 1907 वाले कांग्रेस की अध्यक्षता कहां पे हुआ था ये वाला? तो ये सूरत के अंदर हुआ था। इसमें क्या हुआ था? एक तो गरम दल और एक आपका नरम दल बच गया था। एक लड़की एक दिन कमेंट कर रही थी, मेरे ख्याल से राधा नाम है उसका, कि गरम दल के नेता को बता दीजिए। मैंने
कहना है कि आपको नरम दल के नेता को बता दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप गरम दल के नेता को 3 याद रखिए, आप बाद बाकी जो मिले उसे नरम दल में ले जाइएगा, बात खत्म है ना। तो लाल बाल पाल ध्यान रखिएगा, है ना, जनरली, है ना भैया। हालांकि आज तक ये कभी नहीं पूछा एग्जाम में कि नरम दल के नेता कौन है, सिर्फ ये पूछा जाता है कि गरम दल के नेता कौन है। ठीक है भाई। तो लाल बाल पाल, लाल बहादुर आपका जो है लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। हमेशा मेरी से यही गलती होती है कि जब भी लाल का नाम आता है ना, लाल बहादुर शास्त्री साहब का नाम आ जाता है। ठीक है भैया, तो वो नहीं है, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, राइट। इसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद के द्वारा 1936 में लखनऊ में किया गया था और अध्यक्ष खुद रहे थे। उपाध्यक्ष कौन रहे थे, चाहे फिर सचिव कहिए, रंगा साहब रहे थे आपका अखिल भारतीय किसान सभा का। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां सलीमुल्लाह खां 1906 में किए थे। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा करा गया था लंदन के अंदर। इसके अलावा निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के कार्यकाल का निर्धारण सभी तथ्यों को दर्शाया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फैक्ट्स रिलेटेड टू द ऑफ द टेन्यूर ऑफ द पंचायत हैव बीन शोन। तो जो पंचायत का कार्यकाल से संबंधित तथ्य हैं उनको कहां पे दर्शाया गया है? मैंने इसी के ऊपर जो भी ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं उनका वीडियो मैं आपको बना दिया हूं, चाहे तो 19 का है जो 6 पार्ट है, इसके अलावा 51 का जो 11 पार्ट है, इसके अलावा 243 का जो लगभग 28 से 29 पार्ट है। ये सभी के बारे में वीडियो बना दिया हूं। साथ ही संविधान के बारे में गूढ़ से गूढ़ जानकारी मैंने उस वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो जो 40 मिनट की है उसमें प्रोवाइड करा दिया हूं। अगर वो 40 मिनट की वीडियो, अगर आपने 40 मिनट का शो अट्रैक्टिवली देख लिए, साथ ही साथ एक आर्टिकल के वीडियो मैंने बना रखा हो बहुत दिन पहले, 6 महीने के पहले, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी शायद मिलेगा। अगर वो भी आप देख लिए तो मेरे ख्याल से संविधान से अगर आपका एक भी क्वेश्चन जो है ऐसा बिना आपका हेजिटेशन के बन जाएगा एग्जाम के अंदर, ये तो गारंटी है। ठीक है, बिना सोचे बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको आर्टिकल और संविधान की बनावट की जानकारी है ना, तो आपको जो है बहुत सारे मामले वहां पे सॉल्व हो जाते हैं पॉलिटी के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 243, सबसे पहले तो 243 यहाँ पे लिख दिया हूं। तो इसमें जो है आपका मतलब जो पंचायत है इनकी संरचना की बात की गई है, पंचायत की जो है संरचना की बात की गई है। तो आपका जो है पंचायत की संरचना नहीं, कार्यकाल की बात की गई, राइट। तो कार्यकाल की बात की गई है, तो पंचायत की कार्यकाल जो है 243E में हो जाता है। कहां पे हो जाता है? 243E में हो जाता है। सबसे पहले पंचायत आया कब से कहां जो है हमारे संविधान में आके बैठा हुआ है, ये सब बात कर लेते हैं फिर से। ठीक है, लेकिन पंचायत जो है ये 1959 में आया था। इसमें सबसे ज्यादा प्रयासरत कौन थे, या फिर यूं कहे कि कौन लाए, कौन जो है हमको इंट्रोड्यूस करवाए, तो जवाहरलाल नेहरू साहब। मैंने एक चीज बात और कहना है कि जवाहरलाल नेहरू साहब इंडिया में पीएसयू कंपनियों को आधुनिक भारत का मंदिर माना है, मॉडर्न इंडिया के टेंपल कहते हैं इसे, पीएसयू को। ये पीएसयू क्या होता है? पावर सप्लाई यूनिट नहीं होता है, ये होता है आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखेंगे। अब जो ग्राम पंचायत है ये भाग 9 में है, और अनुसूची की बात करेंगे तो 11वीं अनुसूची में है। इस 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित 29 विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, मैंने कल आपको नगर पालिका को भी रिलेट कर दिया था कि 9 का ये नगर पालिका, 11वीं अनुसूची तो 12वीं नगर निगम है ना, और इसमें 29 विषय, तो नगर पालिका वाला में 18 को विषय। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत और 74वां संविधान संशोधन नगर निगम। ठीक है भैया, तो ये दोनों रिलेट करके ध्यान रखें तो और अच्छा है। चलते हैं आगे। इसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी के खेल में कितने फॉरवर्ड खिलाड़ी होते हैं? देखिए, हॉकी के खेल में ओवरऑल तो 11 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दुनिया जानता है। ठीक है, लेकिन अगर पार्टिकुलर पूछे कि भाई कितने खिलाड़ी कौन कौन होते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों के नाम भी अलग अलग बांटे होते हैं, जैसे क्रिकेट के अंदर, क्योंकि क्रिकेट से ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। क्रिकेट से सिर्फ एक बार यह पूछा कि एट अ टाइम फील्ड के ऊपर कितने एम्पायर होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आने वाले दिन में आपके हॉकी के अंदर घुस के पूछा जा सकता है कि ये कितने खिलाड़ी हो सकते हैं। तो पहले से ही तैयारी कर लेना, इसमें भलाई है। ठीक है, तो हाउ मेनी फॉरवर्ड प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ हॉकी? तो 5 गो होता है एक पक्ष में, है ना, एक पक्ष में 5 गो फॉरवर्ड खिलाड़ी होता है, 5 गो, 3 गो आपका जो है हाफ बैक होता है, 2 गो फुल बैक होता है, और 1 गो आपका गोलकीपर होता है। ठीक है, तो ये 11 खिलाड़ी का जो है नामाकरण है हॉकी के अंदर। क्रिकेट में आएंगे तो एक विकेट कीपर होता है, एगो कप्तान होता है, एगो उप कप्तान होता है, अधिकांश बॉलर होते हैं, फिर बैटिंग होते हैं। ये कोई लेखा जोखा नहीं है, ऑलराउंडर भी है, तो यहाँ पे कोई लेखा जोखा नहीं, लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि इससे ज्यादा इससे कम आप जो है नहीं रख सकते हैं। हॉकी खेल की अवधि 7 मिनट, लेकिन पहले 70 मिनट का होता था। ठीक है, इनके अलावा हॉकी से जुड़ा हुआ कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी कॉर्नर, फ्री हिट। ये फ्री हिट जो शब्द है ना, उंगली ऊपर घुमा के एम्पायर देता है, फ्री हिट, तो मतलब अब की बार जो बॉल आएगा उसको मार
मारेंगे जोर से, इसको मारेंगे जोर से, खाली रन आउट होने की संभावना, बाद बाकी कैच कुछ होना है ना। तो भाई नो बॉल के बाद जो है फ्री हिट क्रिकेट में मिलता है, और आपका हॉकी में भी फ्री हिट जो है शब्द है संबंधित है। लॉन्ग कॉर्नर, येलो कार्ड और रेड कार्ड, ये भी आपके हॉकी से संबंधित है। देखिए येलो कार्ड और रेड कार्ड जो है ये रेफरी इस्तेमाल करते हैं आपका हॉकी मैच के दौरान। अगर आपको येलो कार्ड दिखाया मतलब आपको जो है चेता रहा है, सजा मतलब एक जो है मतलब चेता रहा है, कहने का मतलब क्या करे, उसे चेतावनी देना है, चेतावनी दे रहा है ना, सजग कर रहा है। और रेड कार्ड दिखा दिया तो आउट ऑफ द फील्ड है ना, आपको जो है फील्ड के बाहर जाना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था आपके, ये पहले कौन सा गेम है भाई, इससे पहले एमटीएस हुआ था, कि भाई जब रेड कार्ड दिखा देते हैं रेफरी तो कितने मिनट के लिए हॉकी खिलाड़ी को मैदान से बाहर जाना पड़ता है। एक ऑप्शन ऐसा था कि भाई ये टाइम जो है फिक्स नहीं है, तो वही राइट आंसर होगा। इस पे कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है, हो सकता है कि 2 मिनट में बुला ले, ठीक है। इनके अलावा हॉकी में भारत को ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब मिला था, 1928 में मिला था, और 1980 में आखिरी हॉकी में गोल्ड मिला था, तब से हमें गोल्ड नहीं मिला है। लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो 21 में कराया गया जापान के अंदर, यहाँ पे हमें फिर से तो जो हॉकी है यहाँ पे कांस्य का खाता खुला है। तो आशा करते हैं कि 2024 में आपका ओलंपिक होगा, कहां पे होगा, पेरिस में होगा, तो यहाँ पे मुझे हॉकी में गोल्ड मिलेगा, उसका मैं क्या बनाऊंगा, चैन बनवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किस वर्ष की। एक सेकंड और भैया, हॉकी के अंदर जो है अब तक भारत को 8 पदक प्राप्त हो चुका है, चूंकि 10 से गोल्ड प्राप्त हुआ है, तो 8 गो गोल्ड खाली हॉकी में आया है, और 2 गो में एगो अभिनव बिंद्रा, एगो नीरज चोपड़ा, तो 10 गो गोल्ड आपको सब दिन बताते आए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मैडम क्यूरी है, ये रेडियम की खोज किस वर्ष की थी, इन व्हिच ईयर डिड मैडम क्यूरी डिस्कवर रेडियम, तो 1902 में। 1903 में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, मैडम क्यूरी दोनों सेक्टर में नोबेल पुरस्कार जीते हैं, 2 बार जीते हैं। इसके अलावा रेडियो धर्मिता की खोज कौन किए थे, हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल जो है ये रेडियो धर्मिता या फिर रेडियो एक्टिविटी कहिए, इनकी खोज किए थे। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन होता है एंटीबायोटिक दवाई होता है। मलेरिया की खोज रोनाल्ड रास, प्लाज्मोडियम से होता है, मच्छर मादा एनीफिलीज के काटने से होता है। एक्स किरण की खोज विलियम रोएंटजन होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा चंबल नदी का उद्गम किस पर्वत से होती है, फ्रॉम व्हिच माउंटेन रेंज चंबल रिवर ओरिजिनेट, तो ये बिंद पर्वतमाला से निकलता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर के महू के पास से निकलता है। देखिए एगो महू है, एगो जो है महू है, और एगो है मऊ, तो मऊ जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है, और महू जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है, तो एक में नहीं मिलाइएगा, है ना। तो चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिला के पास के महू से निकलती है, ठीक है। और यमुना नदी के अंदर जो है मिल जाती है, तो इसका मतलब ये यमुना का सहायक नदी है। यमुना की अन्य सहायक नदी में टोंस है, हिंडन है, केन है, बेतवा है, चंबल है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, चेमाड्यूंग ग्लेशियर से। ये कहां पे है, ये तिब्बत के अंदर है। तिब्बत कहां पे है भाई, तिब्बत तो है, तिब्बत के अंदर मानसरोवर से होता है, चेमाड्यूंग ग्लेशियर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो भारत में राष्ट्रीय पारीय नदी में ये सबसे लंबी नदी है। राष्ट्रीय पारीय कहने का मतलब कि इसका जो ओरिजिनेट होता है ना, ये इंडियन भूभाग से नहीं होता है, ये तो तिब्बत से होता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और तिब्बत से 2 नदी और निकलता है, सिंधु और सतलज, तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों निकलेगा कहां से, तो आपका तिब्बत से, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे तेज रहा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हिच स्टेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज बीन फास्टेस्ट, तो भैया ये रहा मेघालय। मेघालय का पॉपुलेशन सबसे फास्ट रहा, मतलब दशकीय वृद्धि, डेकेडिकल ग्रोथ, है ना। एक तो ओवरऑल डेकेडिकल ग्रोथ हमें पढ़ लेना है, तो 17.64% था, है ना। उसमें राज्य में सबसे ज्यादा मेघालय का दूसरा स्थान, और अरुणाचल प्रदेश का तीसरा स्थान बिहार का रहा था। इसके अलावा सबसे कम जो डेकेडिकल ग्रोथ रहा था ये नागालैंड का, ये बढ़ने के जगह पे घट गया, निगेटिव डेकेडिकल ग्रोथ रहा था 0.6% माइनस के, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब जनगणना के महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1911 से 1921 के जो मतलब जनगणना हुआ था, इसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है जनसंख्या बढ़ने की जगह पे घट गया था। और जनसंख्या प्रपुष्टन का काल किसे कहते हैं, या फिर जनसंख्या में जो बाढ़ आ गई थी ये किसे कहते हैं, या फिर विस्फोट किसे कहते हैं, तो ये 1951 से 1981 तक भारत में तेजी से जनसंख्या बढ़े थे, ठीक है। ग्राफ जो है काफी ऊपर गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, तो मिलान पहले से ही कर दिया हूं भाई, है ना। तो निशा दहिया क्या खेलती है, कुश्ती खेलती है। अभी जो आपका एशियन चैंपियनशिप 2023 कुश्ती वाला हुआ है, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीती है। क्या जीती है, कांस्य पदक। भैया रवि दहिया को तो आपने बहुत जान लिया, तो निशा दहिया को भी जानिए, है ना। इनके अलावा अनाहत सिंह, अनाहत सिंह क्या खेलते हैं भाई, अनाहत सिंह सेक्वेस खेलते हैं।
आपने दीपिका पल्लिकल का नाम सुना होगा, दीपिका पल्लिकल, दीपिका पल्लिकल या फिर दीपिका पल्लिकल की जगह आप दीपिका कार्तिक भी लिखती है, क्योंकि ये कार्तिक से शादी की है, दिनेश कार्तिक से, ठीक है। तो भाई ये दीपिका कार्तिक या दीपिका पल्लिकल जो है ये भी कैसी खेलते हैं। इसके अलावा अदिति अशोक, अदिति अशोक क्या खेलते हैं, गोल्फर। आपने जीव मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा, ये मिल्खा सिंह का पुत्र है, तो जीव मिल्खा सिंह जो है ये भी गोल्फर है। चिराग शेट्टी क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। आपने लक्ष्य सेन का नाम सुना होगा, इन दोनों का जोड़ी काफी जमता है, तो ये भी बैडमिंटन खेलते हैं। साइना नेहवाल सब तो जानते ही है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से हरित क्रांति का घटक नहीं है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ, नोट लिखना चाहिए, नहीं अच्छा है, ठीक है। हरित क्रांति का घटक है, ऐसा ही लिखा हो ना, हाँ सही बात है, हरित क्रांति का घटक है ऐसा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो भाई सारे के सारे कंपोनेंट है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का। क्या क्या होना चाहिए, है ना। तो हरित क्रांति में घटक में क्या होनी चाहिए, उन्नत किस्म के बीज होनी चाहिए, संकर नस्ल के, मतलब जो भी कहिए उन्नत किस्म के या संकर नस्ल के। भाई जो उन्नत है वो संकर है मेरे ख्याल से, क्योंकि भाई जो नेचुरली है जो है उस तरीके का बनता ही नहीं है, राइट। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक, है ना, इसकी प्रयोग किया जाएगा। सिंचाई की व्यवस्था, रासायनिक कीटनाशन, विपणन और वितरण, मतलब बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके हरित क्रांति का जो है पूरा प्लान। इससे क्या था भाई कि खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि कर जो है मतलब देश में पैदावार बढ़ाना, यही एक मेन मोटो था खाद्यान्न के अंदर, ठीक है, खाने वाले जो गेहूं वगैरह है उसमें, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में MS स्वामीनाथन। दोनों को अलग अलग ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। विश्व स्तर पे आपके खाली पूछ दे कि हरित क्रांति के जनक तो बोरलॉग, अब भारत में हरित क्रांति के जनक तो स्वामीनाथन। इसके अलावा हरित क्रांति सबसे पहले कहां पे, पंजाब में, कब, 1967 में। कौन फसल पे सबसे ज्यादा असर डाला, तो गेहूं पर, ठीक है। कौन से गेहूं पर, तो मैक्सिकन गेहूं पर, ठीक है। तो सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जानते हैं ना, सरफेस टेंशन के कारण ही जल पर जो है पत्थर की सुई तैर जाती है, लेकिन अब जो सुई से कपड़ा जो हम सीते हैं ना वो भी नहीं तैरेगा। ये सिर्फ जो है विज्ञान के नियम आपको समझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है कि अगर बहुत हल्का रखा जाए तो ये तैर सकता है पृष्ठ तनाव के कारण, राइट। तो भैया इसका होता है न्यूटन बट्टा मीटर। क्या होता है, न्यूटन बट्टा मीटर। अगर आपका कोई भी जल की पृष्ठ तनाव अधिक है तो क्या साबुन की झाग अधिक मिलेगा कि कम, हाँ तो कम मिलेगा। पृष्ठ तनाव अधिक रहेगा तो साबुन का झाग कम मिलेगा, पृष्ठ तनाव कम रहेगा तो साबुन का झाग अधिक मिलेगा। इसीलिए जल को गर्म करने पर क्या होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भैया बल आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन बट्टा मीटर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला CD, है ना, CD। इसके अलावा प्रतिरोधकता का ओम मीटर, क्या, ओम मीटर, ठीक है भैया। खाली प्रतिरोध कहेगा तो ओम, अब प्रतिरोधकता कहेगा तो ओम मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, धारिता का फेराइड, आवेश का कूलम्ब, है ना। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। अगर आपको अच्छा लग गया हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये PDF हमारे जो नीचे लिंक दिया गया है PDF का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको WhatsApp पे जो है रीडायरेक्ट करेगा। आपको मैसेज करना है PDF के रिगार्ड में, आपको सारी जानकारी दी जाएंगी। जय हिंद दोस्तों।